Hello students, last time we were taking up simple harmonic motion and the equation of SHM was also discussed. What is SHM? It was also discussed there. आज हम फेज डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। हमने कल आपको बता दिया था कि फेज क्या होता है और ये फेज हम कैसे देख सकते हैं। तो आपको बताया था कि जो साइन के एंगल वाली चीज है उसको हम फेज बोल देते हैं। जैसे कल आपको बता रहे थे कि हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 जैसे यहां दिखाई है, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो यहां जो ओमेगा टी है ये इसका फेज है और इस केस में क्योंकि इनिशियल फेज नहीं है इसलिए इनिशियल फेज इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, दैट इज इपॉक इज जीरो। तो यहां पर कई बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि शो दैट फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज पाई बाई 2 रेडियन, या फिर ऐसे भी आता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई रेडियन है, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी स्विच ओवर टू दिस डिटेल। आप सिंपल यहां देख रहे हैं कि हमने यहां लिखा डिस्प्लेसमेंट of simple harmonic motion at any instant is given by y equal to r sin omega t। अब यदि हमने वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी हमारी इसको डिफरेंशिएट करके निकलेगी इक्वेशन 1 को। सो इसलिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y यानी डी डी टी ऑफ r sin omega t। बट r is a constant quantity, it being the amplitude, r can be brought out, ये यहां बराबर साइन है, और डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पर यदि हमने फेज देखना होता है तो इसके कंपैरिजन में देखना है डिस्प्लेसमेंट के। अब डिस्प्लेसमेंट में देखें तो r के आगे पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं है इस यहाँ पे, इसका मतलब पॉजिटिव साइन, और साइन के अंदर वाली क्वांटिटी ओमेगा टी है, तो इसका जो फेज है वो ओमेगा टी है। तो यदि हम वेलोसिटी के केस में फेज देखना चाहें तो यहाँ पे साइन है तो हमें यहाँ भी साइन बनाना पड़ना, ये वेलोसिटी में आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह हमें साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो उसके लिए आप फॉर्मूले जानते हैं मैथमेटिक्स के कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसीलिए ये आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो ये हम वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल लिया। और जो वेलोसिटी में अब देखेंगे तो ये वाला जो चीज है ना साइन के अंदर वाली चीज यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हमारा फेज एंगल है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में ये फेज एंगल था। हम बाद में देखते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंस बनता है। अब देखें यहां से भी देख सकते हैं, आगे से जाके भी देख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे तो ये इसका ओमेगा टी फेज है, इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 फेज है। तो किसका फेज ज्यादा है? तो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं कि वेलोसिटी का फेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इसका है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका है ओमेगा टी, तो नेचुरली ये पाई बाई 2 ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट लैग्स बिहाइंड द वेलोसिटी बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। इस ढंग से भी हम कह सकते हैं। अब फिर बात आ जाती है, ये तो पहले तो बात हो गई हमारी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की, अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो यहां फिर हम देखते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी। तो v की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इट इज आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसीलिए
acceleration is equal to d dt of r omega cos omega t। r omega कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, देयरफॉर ये आ गया r ओमेगा डी डी टी ऑफ cos ओमेगा t, यानी कि माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। पर अब यहां देखेंगे तो यहां आगे की ये नेगेटिव साइन आ गया, यहां तो साइन ठीक है पर यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो हम इसको भी पॉजिटिव के रूप में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स का फिर से फार्मूला याद करते हैं। आप याद करो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसीलिए हम ये माइनस साइन ओमेगा टी को इस ढंग से लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो बाकी आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रह गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि मैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एक्सेलरेशन का जो फेज एंगल आया वो आया ओमेगा टी प्लस पाई, जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो फेज एंगल था वो था ओमेगा टी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज रिलेशनशिप देखें तो आप कहेंगे भाई एक्सेलरेशन इज लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई, पाई ज्यादा है। और यदि अदरवाइज बोलना चाहें ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लैगिंग बिहाइंड द एक्सेलरेशन बाय फेज एंगल ऑफ पाई, पाई रेडियन ऑफ कोर्स। ऐसे ही हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी फेज एंगल स्टडी कर सकते हैं। यहां देखो, ये इसका फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जबकि यहां जो फेज एंगल है ये है ओमेगा टी प्लस पाई। तो आप इसमें से ये घटा के देखो तो उत्तर आएगा पाई बाई 2, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई में से ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को घटाओ तो आप देखेंगे उत्तर आएगा पाई बाई 2। इसका मतलब एक्सेलरेशन का फेज पाई बाई 2 ज्यादा है वेलोसिटी के फेज से। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन लीड्स द वेलोसिटी बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी लैग्स बिहाइंड द एक्सेलरेशन बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन। सो ये हमें बताता है कि फेज रिलेशनशिप क्या है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये है कि ए रिस्टोरिंग फोर्स इज मस्ट फॉर ए बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन। एक्चुअली simple harmonic motion occurs only if the force acting in the body is directed towards the mean position and is proportional to the displacement from the mean position। ये तो हम पहले ही ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है उसी में ही कर चुके हुए हैं। तो जब हम किसी बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। यदि वो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगती तो वो बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश ही नहीं करेगी। सो इसका मतलब यदि रिस्टोरिंग फोर्स लगती है तभी हमारी कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं। तो तभी करके हम ये कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स एज अ मस्ट फॉर ए बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर एक और क्वेश्चन एसएचएम से रिलेटेड कि क्या जो मोशन ऑफ अर्थ है अराउंड सन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल आंसर टू इट इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि जो एसएचएम है उसकी प्री कंडीशन ये है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगनी चाहिए दैट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि यहां अर्थ के केस में
जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, पर वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो इसलिए मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक और रिलेटेड क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप यदि याद करें तो कल भी हम बात कर रहे थे कि इनर्शिया फैक्टर एक तो काम करता है। इनर्शिया फैक्टर क्योंकि मास पे डिपेंड करता है, इसलिए पहली चीज जो है जिसके ऊपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी वो है मास ऑफ द पार्टिकल। और दूसरा जो फैक्टर है वो है स्टिफनेस कांस्टेंट के, या इसको हमने कहा था फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी हमने कल बताया था। इसके अलावा एक और रिलेटेड क्वेश्चन हमारे से जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट एंड व्हाट आर इट्स यूनिट्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, और जो एफ होती है फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई, वेयर के वाज स्टिफनेस कांस्टेंट, तो तभी करके के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर वाई। इसीलिए यदि हम के यूनिट्स देखने चाहेंगे तो नेचुरली है कि एफ के यूनिट न्यूटन होते हैं, वाई के मीटर होते हैं, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ के विल बी न्यूटन पर मीटर ऑन एसआई यूनिट सिस्टम, and in CGS system it will be dyne per centimeter. के इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी के कारण सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है, उसके लिए आप कंसिडर करो कि आपके पास एक ये स्प्रिंग है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया है स्प्रिंग, और ये ओ जो है इसकी मेन पोजीशन है। अब जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, इस स्प्रिंग के साथ हमने ये एक मास अटैच किया हुआ है, हम इस स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं से टू द पोजीशन ए, तो हमारे पास ये ओ ए डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ये ओ ए। तो इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगनी शुरू हो जाती है जो इसको ए से ओ की तरफ खींचती है। तो ये मैं आपको ये चला के बता देता हूं कि ये कैसे होता है। अब जब ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर को खींचेगी ओ की तरफ, तो ये जो मास है ये इधर को एक्सेलरेट हो जाएगा और चलते चलते इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब ये ओ पर पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, यानी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उस वेलोसिटी के कारण और इसके इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये मास यहाँ नहीं रुकेगा ओ के ऊपर, ये बजाय ओ के ऊपर रुकने के ये इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ ये। और जब ये इधर को जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स राइट की ओर लगनी शुरू हो जाएगी। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो राइट की तरफ लगेगी ये इसको राइट को मूव कराने की कोशिश करेगी। तो जो स्प्रिंग होगा वो एक खास डिस्टेंस तक ओ से लेफ्ट की तरफ जा पाएगा, और एक खास डिस्टेंस में जब उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी उसके पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी तो वो मोमेंटरली रुक जाएगा, और उसके बाद ये फिर राइट को मूव करना शुरू कर जाएगा। अब जब ये राइट को मूव करेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थी स्टोर्ड, वो फिर काइनेटिक में बदलनी शुरू हो जाएगी और सेंटर के ऊपर आकर
इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब ये फिर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये राइट हैंड साइड को चला जाएगा और द्वारा ए पर पहुंचेगा। पर ये कंडीशन तभी है जब फ्रिक्शन ना हो। हम यहाँ पर एज्यूम करके चले हुए हैं कि हमारे पास जो स्प्रिंग है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ना ये ज़मीन के ऊपर यहाँ जहाँ हमने ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली रखा है वहाँ पर कोई फ्रिक्शन लग रहा है। तो यही चीज़ को मैं आपको ये वीडियो के रूप में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये इस ढंग से ये वाइब्रेशंस हो रही हैं स्प्रिंग की। ये यहाँ पर जब ये पहुँचा तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई, सेंटर में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी, और जब ये लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे पहुँचा, अब यहाँ पर फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी फिर ख़त्म हो गई। पर कहीं बीच में देखेंगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये हमें नेचुरली इनर्शिया भी चाहिए, मूवमेंट ऑफ जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके कारण। और यदि ये स्प्रिंग इलास्टिक ना होता तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती? तभी तो हुक्स लॉ वैलिड हुआ, F = -kx, क्योंकि इलास्टिसिटी थी। तो इसीलिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इलास्टिसिटी और एक इनर्शिया, ताकि हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको कंटिन्यू कर पाए। तो ये सारा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस ढंग से होता है। ये तो मैंने आपको बोल के ही समझा दिया सारा का सारा हिंदी में। तो यहाँ हमने इसका इंग्लिश वर्जन क्लियर किया हुआ है कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ फाइनलाइज हमने ये किया है कि 10 इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। The elasticity provides the restoring force and inertia takes the system overshoot the equilibrium state. These two characteristics cause the oscillatory motion of the system. तभी करके ये oscillations होती हैं। तो that is how the oscillations take place. अब यहाँ बात आ जाती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो वही जो स्प्रिंग सिस्टम है जो मैं अभी आपको समझा के हटा, आप उसी ढंग से ये सिस्टम ले सकते हैं। हम इस चीज़ को अब मैथमेटिकली करना चाहते हैं कि मैथमेटिकली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना होता है। अब सपोज कर लो कि ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल बेस है। हॉरिजॉन्टल बेस इज स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ है, और ये मास है m, ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है या स्प्रिंग फैक्टर है वो k है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब सपोज करो कि मैं इस मास को थोड़ा सा इधर को खींचता हूँ, पुश करता हूँ थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट x। अब जब आपने इसको इधर से खींचा तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपने तो खींचा राइट को, तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगनी शुरू हो गई, क्योंकि ये स्प्रिंग खींच गया और हुक्स लॉ के मुताबिक इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग गई, F = -kx। उसी के कारण ही ये ऑसिलेशंस होती हैं, जैसे मैं पीछे बता के हटा आपको भी कि किस ढंग से ऑसिलेशंस हो रही थी। तो इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली करके देखते हैं। ये देखो, हम कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स exerted on mass m, it is F = -kx, Hooke's law, you have already studied। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आता है, ये हमने पहले ही बताया कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट को है तो फोर्स लेफ्ट को लग रही है, तो हमने नेगेटिव साइन ले लिया, F = -kx। बट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो here therefore we can say ma = -kx, where a is acceleration produced in the mass। so आप यहाँ से a निकालना चाहें तो a will be equal to -k/m into x। आप ये ऐसी ही इक्वेशन, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, a is equal to -k/m into x, और ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने कल भी बताया था, जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि d2x/dt² + ω² x = 0,
या फिर d2x/dt² को यदि हम a मान लेते हैं तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज 0, या फिर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक इक्वेशन ये, ऐसी ही इक्वेशन ये, इसका मतलब जो स्प्रिंग का वाइब्रेशंस हैं स्प्रिंग के, वो भी सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस हैं। और हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, वेयर k is spring factor and m is mass and it is inertia factor। पर ओमेगा तो आप याद करो, it is 2π/t, where t is time period of SHM। So therefore 2π/t is equal to √k/m, and this implies t is equal to 2π√m/k। So thus the time period of vibrations of a loaded spring is equal to 2π into √ यहाँ पर मिसिंग हो गया, ये √ है, √ ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। तो ये टाइम पीरियड इट इज 2π into √ ऑफ इनर्शिया फैक्टर इनटू स्प्रिंग फैक्टर। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। अब बात आती है कि भाई किसी भी पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है। तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी, क्यों काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली आसान है, वो हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, वो तो आसानी से निकल आएगी, पर पोटेंशियल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो, मान लो कि हम किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं। अब मैं यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, कहीं एक्स ले रहे हैं कहीं वाई ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आप अलॉन्ग एक्स एक्सेस खींचेंगे तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, वाई एक्सेस की तरफ खींचेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट वाई ले लेंगे। तो आप याद करो कि जब आप किसी भी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वाई, तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स चाहती है कि वापस ये अपनी पोजीशन पर जाए। और वो फोर्स आप याद करो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर वाई। अभी करके हटे हैं तो नेगेटिव साइन सिर्फ बताता है रिस्टोरिंग नेचर को, इसलिए ये -m ओमेगा स्क्वायर वाई बन गया। पर यदि मैं वाई तक खींचने के बाद पार्टिकल को थोड़ा सा और खींचूं अगेंस्ट द फोर्स, मतलब फोर्स लेफ्ट को लग रही मान लो, और राइट को वाई डिस्प्लेसमेंट है, और वाई से मैंने थोड़ा सा डी वाई और खींचा, तो नेचुरली मुझे फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा। तो वो जो एडिशनल डी वाई आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, थोड़ा सा, तो वो कितना काम करना पड़ा, तो दैट इज, आप याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो डी डब्ल्यू इज -f dy, माइनस इसलिए कि मैंने फोर्स के अगेंस्ट उसको खींचा और काम मुझे करना पड़ा, तो इसलिए -f इंटू डी वाई, यानी माइनस ऑफ, ये फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, -m ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, और ये हमारे पास आ गया m ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। अब यदि मैं कहूँ मैंने टोटल वर्क निकालना कितना हुआ, तो आप कहेंगे इंटीग्रेट कर लो शुरुआत से लेकर एंड तक। अब मान लो शुरुआत हुई 0 से, एंड हुआ y तक, तो आप इंटीग्रेट करेंगे। सो द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस y is found by integration within limits from y equal to 0 to y equal to y. So therefore work done W is integral 0 to y m omega square y dy, और m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ गए इंटीग्रेशन से। इंटीग्रल 0 टू y ऑफ y dy का इंटीग्रल y स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और लिमिट्स पुट करने के बाद भी ये इतना ही आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क डन। पर ये जो वर्क डन हुआ, ये जो हमने किया, वो कहाँ गया? अब वो वर्क डन जो है
वो पार्टिकल की एनर्जी के रूप में उसमें जमा हो गया। इसका मतलब वो पार्टिकल इतना काम करने की क्षमता रखता है, तो क्षमता रखना मतलब पोटेंशियल। सो दस potential energy stored in the particle is given by U equal to half m omega square y square. So this much amount of work is done and this amount of work done is stored as potential energy. तो हमारे जो SHM की जो हम यहाँ पर बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। अब बात आती है कि ठीक है पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये कंपैरेटिवली आसान है। मान लो v वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो आप याद करो काइनेटिक एनर्जी E के यदि मैं कह लूँ इसको इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। पर हम यदि पिछले लेक्चर को, कल वाले लेक्चर को आप याद करेंगे तो वेलोसिटी जो होती थी वो थी ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली चीज़, ये कर्सर यहाँ घूम रहा है। अब मैं ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये बनेगा हाफ, यानी कि E के ये बराबर आ जाएगा हाफ m ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर। और आप इसको यदि खोलेंगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। सो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कॉल इट एज इक्वेशन 3, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। अब आप देखें तो आपने पिछले केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, इस केस में आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब आप देखेंगे टोटल एनर्जी कितनी, ये टोटल एनर्जी तो दोनों का जोड़ होता है। टोटल एनर्जी इज E इक्वल टू EP प्लस EK, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप यदि चाहें तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, देन दिस इज करली ब्रैकेट वाई स्क्वायर plus r square minus y square, small brackets closed and curly bracket also closed। तो आप देखेंगे y square cancels, तो total energy E is equal to half m omega square r square। So thus total energy of the particle is this much। और ये जो है ये कांस्टेंट है, देख लो m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, r कांस्टेंट। इसका मतलब यदि किसी सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो उस केस में the total energy of the particle executing simple harmonic motion is always constant। और यदि मैं कहूं कि nu is the frequency of simple harmonic motion, तो आप याद करो कि angular frequency ओमेगा is equal to 2 pi nu। तो आप यहां पर पुट कर सकते हैं वैल्यूज, ओमेगा की वैल्यू ये एनर्जी E में पुट कर दो, तो आप क्या पाएंगे, E is equal to half m ब्रैकेट स्टार्ट्स 2 पाई न्यू ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और आप कैलकुलेट करें तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ SHM। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक होम टास्क भी छोड़ रहा हूँ। आपने टोटल एनर्जी देखी, टोटल एनर्जी इतनी है, पर आप यदि पिछले वाले टॉपिक में आए, ये देखो ये आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन है कि U मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। देखो जो टोटल एनर्जी है ये तो इतनी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यदि मैं पिछली वाली इक्वेशन में देखूं यहाँ पे U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो आप देखो यदि y 0 होगा, ये y मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, 0 कहाँ पे होगा, y डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 तब होता है जब आप मीन पोजीशन पे होते हैं। तो उस केस में u कितना होगा, u विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम और 0 एट द मीन पोजीशन।
और यदि मैं कहूं कि एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे y बराबर होता है r या फिर माइनस r, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम। तो उस केस में y स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर, तो u विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, और ये तो टोटल एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है, जबकि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी और रूप में बदलती है और वो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसे ही बात कर लेते हैं। ये देखो काइनेटिक एनर्जी, यदि मैं कहूँ मीन पोजीशन पे, ये वाला एक्सप्रेशन मीन पोजीशन पे ये जो y है ये y 0 के बराबर है। यदि ये 0 हो गया तो E के किसके बराबर आएगी, आएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम, और ये टोटल एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब मीन पोजीशन के ऊपर सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। और यदि मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर y इज इक्वल टू r, इट इज प्लस r और माइनस r, इन बोथ केसेस y स्क्वायर इज r स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर भी r स्क्वायर आएगा, यहां पर भी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0, तो E के विल बी इक्वल टू 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर 0 होती है और मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम, और ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है और मीन पोजीशन के ऊपर 0 हो जाती है। तो इसका मतलब जो हमारी काइनेटिक है वो पोटेंशियल में बदलती रहती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में बदलती रहती है, और इसी कन्वर्शन के कारण ही हम टोटल एनर्जी का आदान प्रदान करने में सफल होते हैं, और टोटल एनर्जी जो है वो उतनी की उतनी ही रहती है। तो ये हम यहाँ पर बता रहे थे। तो मैं सोचता हूँ आज तक के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू वर्क properly, learn all these topics by heart, and if you face any problem you can bring these problems to me. You are already knowing my WhatsApp number, you are very much in contact with me as well, so I'll once again request you to go through these topics and bring the problems if any. Thank you.